नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेस के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का केसीएल नियम, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, केवीएल नियम। तो इससे पहले अपने पढ़ चुके हैं कुछ परिभाषाएं, नोड किसे बोलते हैं, जंक्शन किसे बोलते हैं। इससे पिछले वीडियो आप देखिएगा, अगर वो देखेंगे तो आपको किरचॉफ का नियम समझ आ पाएगा, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ दिक्कत होगी इसके अंदर। तो इससे पीछे की वीडियो आप देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। इस तरह से आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी प्रतिदिन। तो आज हमारा टॉपिक होगा आपको किरचॉफ का नियम होगा, इसको समझेंगे इस तरह से किस तरह से हम न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं किरचॉफ का नियम। तो अपने पास टॉपिक है वो किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ लॉ बोलते हैं। अब देखो किरचॉफ के दो नियम थे, किरचॉफ के अंदर दो नियम था। किरचॉफ का जो प्रथम नियम था, किरचॉफ का जो प्रथम नियम था, फर्स्ट नियम था, वो केसीएल का नियम था। ध्यान रखें, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कौन सा है, किरचॉफ का सेकंड लॉ कौन सा है। तो किरचॉफ का सेकंड जो नियम था, द्वितीयक नियम जो था, वो था केवीएल का नियम। मतलब पहला नियम धारा का नियम, पहला था धारा का नियम और दूसरा था वोल्टेज का नियम, वोल्टेज का नियम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किरचॉफ का प्रथम नियम जो था वो केसीएल का नियम था और सेकंड नियम था वो केवीएल का नियम। ये भी कई बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किरचॉफ का प्रथम नियम कौन सा है। तो प्रथम नियम है वो केसीएल का नियम है और द्वितीय नियम कौन सा है, द्वितीय नियम है केवीएल का नियम। केसीएल को धारा का नियम बोलते हैं, किरचॉफ का धारा का नियम, और केवीएल को किरचॉफ का वोल्टेज का नियम कहा जाता है। तो पहले बात करते हैं दो बारे में, किरचॉफ का धारा का नियम। ठीक है, तो ये छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेता कई बार यहाँ से कि किरचॉफ का धारा का जो नियम है वो प्रथम नियम, ये तो आपको पता लग गया, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। ध्यान रखिए, फर्स्ट धारा, सेकंड केवीएल, केसीएल और केवीएल। अब देखो धारा का जो नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये ध्यान रखें, किरचॉफ का धारा का नियम या प्रथम नियम जो है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है और किरचॉफ का वोल्टेज का नियम या द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ये ध्यान रखना, आपको दोनों बातें काम की हैं कि आवेश संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है वो तो काम करता है केसीएल का, और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है वो क्या करता है, केवीएल। अब केवीएल के एक बात और ध्यान रखनी है, ये लेंज के नियम पर भी काम करता है, लेंज के नियम पर भी ये कार्य करता है। ये ध्यान रखें, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि लेंज के नियम पर कौन सा काम करता है, केसीएल या केवीएल या दोनों। तो केसीएल जो है वो आवेश संरक्षण पर और केवीएल जो है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर और लेंज के नियम पर भी काम करता है। ये आपको देखना है, लेंज का नियम सबसे अच्छी पॉइंट ये बनता है। ये बात क्वेश्चन पूछा भी गया है कि लेंज के नियम पर कौन सा नियम काम करता है, किरचॉफ का द्वितीयक नियम काम करता है, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम काम करता है। ठीक है, अब अपने समझते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं केसीएल को, फिर पढ़ेंगे अपने केवीएल को। बारी से केवीएल और केसीएल को पढ़ेंगे, उससे किस प्रकार के न्यूमेरिकल बनते हैं वो अपने हल करने की कोशिश करेंगे, आपको अच्छे समझ में आएगा, देखते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने केसीएल को, किरचॉफ का प्रथम नियम। तो पहला अपने पास है वो है केसीएल, किरचॉफ का प्रथम लॉ, किरचॉफ का प्रथम लॉ केसीएल। ठीक है, तो देखो इस नियम में क्या बोला था कि इसने क्या बोला, अपने जंक्शन या नोड की बात की थी या किसी बिंदु की बात की थी, जंक्शन, बिंदु या नोड। ठीक है, बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि जंक्शन जो है वो नोड भी हो सकता है। ठीक है, जंक्शन किसे बोलते हैं और नोड किसे बोलते हैं, आप पीछे की वीडियो देखिएगा, दोबारा आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब जंक्शन जो होता है उस पर कम से कम 3 एलिमेंट जुड़े होते हैं और नोड जो होता है उस पर कम से कम 2 एलिमेंट जुड़े होते हैं। ठीक है, जंक्शन को नोड कहा जा सकता है लेकिन नोड को जंक्शन नहीं कहा जा सकता, ये आपको इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने बता दिया। अब बात करते हैं अपने कि केसीएल के नियम ने क्या बोला, किरचॉफ के प्रथम नियम ने क्या बोला। इसने ये बोला था किसी बिंदु पर या किसी जंक्शन पर। ठीक है, चलो समझते हैं, किसी पॉइंट लिया, कोई बिंदु लिया, कोई जंक्शन लिया, कोई नोड लिया, कुछ ही बोल सकते हो आप, बिंदु बोल दो, नोड बोल दो, जंक्शन बोल दो। ठीक है, कुछ ही बोल दो, तीनों में एक ही बात। तो किसी बिंदु पर या किसी जंक्शन पर या किसी नोड पर आने वाली धाराओं का, ये इस पर 3 धाराएं आ रही हैं, I1, I2 और I3। आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, उस
बिंदु से जाने वाले धाराओं के I4 और I5 बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मैंने क्या बोला, किसी जंक्शन या किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणित मतलब अलजेब्रिक सम, प्लस और माइनस अगर धारा के साथ लगा होगा तो आपको साथ में लेना है। इसका मतलब बीजगणितीय योग का मतलब यही होता है, उसका प्लस और माइनस आपको उसका चिन्ह इंक्लूड करना होता है। तो क्या लिखेंगे, किसी जंक्शन या किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, I1 प्लस में I2 प्लस में I3 बीजगणितीय योग, और उस बिंदु से जाने वाले धाराओं के बीजगणित कौन सी जा रही है, इस पर आ रही है, देखो I1 I2 और I3 आ रही है, तो जा रही कौन सी I4 और I5 जा रही है, I4 प्लस में I5। ये अपने बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लिख देता हूं मैं डेफिनेशन। किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीज गणितीय योग उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के बीज गणितीय योग के बराबर होता है, बराबर होगा। ठीक है, अब ध्यान रखें, आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और जाने वाली धाराओं का बीजगणित, एक जो आ रही है उसका योग और जो जा रही है वो उसका योग हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, या अपने एक बात और भी बोल सकते हैं, सभी धाराओं का जो अलजेब्रिक सम है वो 0 भी होता है। ठीक है, या फिर अपने ये भी बोल सकते हैं, दूसरी बात ये बोल सकते हैं कि किसी बिंदु पर धाराओं का, अब सीधे आने और जाने का नाम नहीं लेंगे, सीधे बोलेंगे धाराओं का बीज गणितीय योग क्या होता है, 0 होगा। अब इसका मतलब क्या है, जब हमने एक और पॉइंट दिया था, इस पर धाराएं आ रही थी I1 I2 I3, ये I1 आ रही थी, I2 आ रही थी और ये I3 आ रही थी। ठीक है, और इस पर जाने वाली धारा कौन सी थी, I4 और I5। ठीक है, तो हमने लिखा था कि I1 प्लस में I2 प्लस में I3 बराबर I4 प्लस में I5। तो ये पहली डेफिनेशन से लिखा था कि आने वाली धाराओं का बीजगणित ये आने वाली है और इस पॉइंट से जाने वाली है। अब दूसरी डेफिनेशन क्या बोल रही है, दूसरी याद लिखिएगा, किसी बिंदु पर धाराओं का बीजगणित योग, और इस बिंदु पर धाराओं का बीजगणित योग मतलब जितनी भी आ रही है जितनी भी जा रही है सबका योग क्या होता है, 0 के बराबर। तो I1 प्लस में I2 प्लस में I3, अब ये बराबर किस साइड है, इसको इधर लेके आए I4 माइनस में I5, इसको इधर लेना माइनस में, बराबर क्या लिखेंगे 0, इसलिए लिखेंगे सिग्मा I बराबर क्या होता है 0। तो सिग्मा का मतलब धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 भी होता है। तो ये ध्यान रखें, ये अपने कर सकते हैं, क्या परिभाषा थी कि किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का अलजेब्रिक सम उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर। इस बिंदु से जाने वाली धारा कौन सी, आने वाली कौन सी, उनका योग हमेशा क्या होता है, कौन सा योग होता है, बीजगणितीय योग। कई बार ये छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि धाराओं का योग बराबर आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। तो आपको क्या देखना, आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये ध्यान रखें, क्या बोल सकता है, किसी बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग। अब धाराओं का मतलब जो भी आ रही है और जो भी जा रही है, जो आ रही है प्लस में और जो जा रही है उसको माइनस में करके आप टोटल करके लिख दो, आपका आंसर क्या आएगा, 0 के बराबर करोगे। तो इससे अपने ये बोल सकते हैं सिग्मा I बराबर 0। डायरेक्ट ये सिग्मा I बराबर 0 किसको शो कर रहा है, KCL के नियम को शो कर रहा है। और सिग्मा E प्लस में सिग्मा I आप जो पढ़ेंगे वो KVL के नियम से पढ़ेंगे। तो ये सिग्मा KVL के नियम में आपको आएगा और ये सिग्मा KCL के। सिग्मा I बराबर 0 का मतलब है KCL का नियम। ठीक है, अब अपने KCL के नियम से किसी भी बिंदु पर या किसी भी शाखा में अपने को धारा निकालनी होती है, तो उसको सीखने के लिए अपने को नोड विधि का सीखना पड़ेगा। नोड विधि को अपने को सीखना पड़ेगा। नोड एनालिसिस मेथड आता है, नोड विधि। ठीक है, अब एक आपको और बताऊं, एक नोड विधि होती है और एक मेश विधि होती है। ठीक है, एक में नोड पढ़ा था, एक मेश पढ़ा था और एक लूप पढ़ा था। ठीक है, तो नोड विधि का यूज जो करते हैं वो KCL के नियम में करते हैं।
और मेश विधि या लूप विधि का जो यूज करते हैं वो अपने केवीएल के अंदर करते हैं। ठीक है, नोड विधि में केसीएल का नियम और मेश विधि में केवीएल का नियम लगता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नोड विधि किसमें लागू की जाती है, तो केसीएल पे, किरचॉफ के करंट लॉ के अंदर की जाती है। और मेश विधि किसमें लागू की जाती है, किरचॉफ के वोल्टेज लॉ के अंदर। ठीक है, तो केसीएल के अंदर नोड विधि और केवीएल के अंदर मेश विधि। तो ये ध्यान रखें। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर अपने नोड विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, नोड विधि किसके लिए यूज की जाती है, केसीएल के नियम पर यूज की जाती है, ध्यान रखें। ठीक है, तो डेफिनेशन ध्यान रखें। अब समझते हैं अपने क्वेश्चन को हल कैसे करें। ठीक है, तो पहले अपन नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन जो अपने पास बनता है, उसके बाद आगे चलेंगे नोड विधि। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, केसीएल का नियम नोड विधि पर काम करता है, नोड विधि पर या नोड विश्लेषण विधि, ऐसा बोलता था। नोड विश्लेषण में लिखा होता है, नोड विधि में लिखा। नोड विधि पर क्या करता है, कार्य करता है। यह आपको ध्यान है, नहीं बन सकता है। नोड विधि पे कौन सा नियम काम करता है, केसीएल का नियम काम करता है। अब देखो अपने छोटा सा मूवमेंट लेते हैं। अब किसी बिंदु पर धाराएं लिखनी है, दिखा रखी है डायग्राम से कि 6 एम्पीयर आ रही है, 2 एम्पीयर आ रही है और ये 3 एम्पीयर आ रही है। और इस बिंदु से 5 एम्पीयर जा रही है, तो ये पूछ रहा है इसमें आई का मान बताओ। ठीक है, तो अपने को पता है कि इस बिंदु पर आने वाली धारा कितनी है, 6 एम्पीयर प्लस 2 एम्पीयर प्लस 3 एम्पीयर। जाने वाली कितनी है, 5 एम्पीयर प्लस में एक क्या है, आई। तो 6 और 3 9 और 2 11 एम्पीयर तो आ रही है, जा रही कितनी है, 5 प्लस में आई। तो कर लेंगे आई का मान, आई बराबर क्या है, 11 माइनस 5, आई बराबर क्या आएगा, 6 एम्पीयर। इसका मान कितना होगा, 6 एम्पीयर होगा। कितना होगा, 6 एम्पीयर। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, हर कोई कर सकता है। आने वाली धाराओं का योग करें और जाने वाली धाराओं का योग करें, जो धारा नहीं दी उसका मान अपने निकाल लें। लेकिन कई बार बड़ा सर्किट आ जाता है, तो उसके अंदर अपने को निकालनी पड़ती है धारा, तो वो अपने को नोड विधि सीखनी पड़ेगी। नोड विधि अपने किस तरह से हल करें, तो केसीएल के लिए अपने को क्या विधि बनानी पड़ेगी, नोड विश्लेषण मेथड, नोड एनालिसिस मेथड को सीखना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर वो मेथड आप सीख लें, तो कोई भी सर्किट आ जाए उसमें से आपको धारा का मान निकालना पूछे, तो आप 20 से 30 सेकंड में धाराओं का मान निकाल सकते हैं। लेकिन आपको उसको पहले सीखना पड़ेगा। तो अपने स्टार्ट करते हैं नोड विधि को, नोड विश्लेषण मेथड। ये अपने पास पहले पढ़ते हैं नोड विधि। नोड विधि, तो इस विधि को पढ़ने से पहले आपको 2-3 बातें जाननी होगी। ठीक है, अब नोड या जंक्शन जो अपने लगाएंगे, अपने जंक्शन पे ये विधि लगाई जाएगी। जंक्शन को नोड भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान है। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं। अगर अपने पास कोई दो नोड है, एक V1 माना और एक माना अपने V2, 2 पॉइंट लिए। V2 को अपने क्या मानेंगे, ग्राउंड 0 मानेंगे। ठीक है, और ये प्रतिरोध R। ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना। किस तरह से, अगर इस शाखा में धारा निकालनी है आपको, अगर ये कोई वोल्टेज है, माना अपने 12 वोल्ट, ठीक है, और ये वोल्टेज मान लिया हमने 0 वोल्ट, या मान ली कुछ भी मान लो 0 वोल्ट मान लेते हैं। इसमें प्रतिरोध का मान 5 ओम है, धारा निकालनी है, तो क्या करेंगे, 12 माइनस 0 बटा में 5 करेंगे। तो आपने ध्यान रखें क्या करेंगे, इसमें धारा निकालने के लिए I बराबर V1 माइनस V2, क्या करेंगे, V1 माइनस V2 अपॉन में क्या कर देंगे, R। ये आपको ध्यान रखना है कि ये अपने जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता लगेगा कि V1 और V2 किसको माना जाता है। V1 फर्स्ट नोड, V2 सेकंड नोड, बीच में शाखा का प्रतिरोध। अगर इस तरह का सर्किट आ जाए, ये मतलब एक बैटरी और जुड़ी है, ये V1 है और ये क्या है, V2, और इसमें धारा निकालनी होगा, ये प्रतिरोध R। ठीक है, तो क्या करेंगे, ध्यान रखें, धारा निकालने के लिए V1 माइनस V2 आपको करना है, V1 माइनस V2 तो आपको करना है। अब ध्यान रखें बैटरी का कौन सा सिंबल लिखेंगे, जिससे धारा बाहर निकल रही है। अगर धारा इधर से आ रही प्लस इन कर रही है और माइनस आउट कर रही है, तो आपको बैटरी का माइनस लिखना है, जिससे धारा बाहर निकल रही है वो चिन्ह आपको लिखना है। अपॉन में जितना भी प्रतिरोध है वो अपने टोटल में नीचे जोड़ देंगे। तो ये दूसरा ध्यान रखें। अगर बैटरी उल्टी जोड़ दी जाए, कैसे, 3 नंबर, ये प्रतिरोध ये है, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस है और ये प्लस है, और ये दूसरा, तो ये V1 था, ये V2 है, और ये प्रतिरोध R है, ये E वोल्ट की बैटरी, ये माइनस और ये प्लस। अब इसमें धारा निकालनी हो तो I इक्वल्स टू अपने क्या करना है, V1 माइनस V2। ठीक
ठीक है। अब देखो धारा V1 से V2 की ओर जा रही है, तो पहले बैटरी का प्लस आया, फिर बैटरी का माइनस। धारा कहाँ से निकली? प्लस से बाहर निकली, तो प्लस लिखेंगे अपने E अपॉन में क्या कर देंगे, जितना प्रतिरोध है वही। अब कई जगह दिमाग में ये रहता है कि प्रतिरोध चाहे बैटरी के आगे लगाओ चाहे बैटरी के पीछे लगाओ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सर्किट में प्रतिरोध इस तरह से लगा दूं, ये V1 और ये V2, ठीक है, ये वोल्ट बैटरी प्लस और माइनस हो गया। तो प्रतिरोध चाहे बैटरी के आगे हो चाहे बैटरी के पीछे हो, प्रतिरोध शाखा में है तो काम करेगा। आपको लिखना है V1 माइनस V2 बैटरी का E अपॉन में प्रतिरोध टोटल, धारा निकालने के इसको, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, 3 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं कि बैटरी अगर आ रही है तो बैटरी कैसे लिखा जाएगा बीच के अंदर, ठीक है। बाकी V1 माइनस V2 अभी आपको बता दूंगा क्वेश्चन में कैसे, तो इसको लिख लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। बैटरी चाहे प्रतिरोध के आगे हो चाहे प्रतिरोध के पीछे हो, या मतलब प्रतिरोध बैटरी के आगे हो या प्रतिरोध बैटरी के पीछे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने को प्रतिरोध का हमेशा टोटल भाग ही देना होता है, वो अपने ध्यान रखें, ठीक है। बैटरी का मेन रोल है कि बैटरी को अपने प्लस और माइनस ध्यान रखें। जिस पॉइंट से धारा बाहर निकलेगी बैटरी के, वो सिंबल आपको लेना है बैटरी की साथ, ठीक है। यहाँ से प्लस से निकली तो प्लस लिया, और यहाँ से क्या निकली थी माइनस से निकली थी तो माइनस लिया, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब अपने स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल को लेते हैं और उसको समझते हैं किस तरह से अपने हल करें, ठीक है। ये लिख लिया होगा आपने 1, 2 और 3, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है किस तरह से आपको करना। अब अपने स्टार्ट करते हैं इसको जीडी के अंदर 1 नंबर। ये 12 वोल्ट की बैटरी प्लस माइनस कर दिया, छह वोल्ट की बैटरी माइनस प्लस, तीनों, ये 4 ओम और ये 2। आपको बोला है इस 2 ओम में धारा का मान बताओ। ये आपकी विधि किसी भी नियम से अपने निकाल सकते हैं, लेकिन आपको बोला है कि नोड विधि से इस 2 ओम में धारा का मान बताओ। तो अपने क्या सोचने लग जाते हैं किस तरह, जितना बड़ा सर्किट आ गया अपने किस तरह से हल करेंगे, छोड़ कर देते हैं। तो आज के बाद आपको ये छोड़ना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आसानी समझ आएगा। अब ध्यान रखें इस जो सर्किट में है वो जंक्शन कितने हैं, जंक्शन को नोड बोलते हैं, तो सीधा बोला जाएगा नोड विधि, नोड कितने, ठीक है। वैसे तो अपने दिखाई दे रहा है एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 4 नोड है। लेकिन आपको जो जंक्शन वाले नोड है उसको लेके चलना है। तो जंक्शन मेनली आपको ध्यान रखना, जंक्शन कितने, जंक्शन कितने 2 है। एक जंक्शन ये रहा और एक जंक्शन ये रहा। इसको अब क्या बोला जाएगा V1 और V2। इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन को नोड बोल सकते हैं। तो ये क्या है V1 नोड और ये क्या है V2 नोड। ध्यान रखें V1 और V2। सबसे पहले देखना जंक्शन कितने हैं, जंक्शन को क्या बोलते हैं अपने नोड बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, तो ये V1 नोड और ये V2 नोड। अब देखो V2 से क्या है, V2 को अपने क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे। V2 क्या कर देंगे यार, ग्राउंड कर। सबसे पहले हम क्या काम करने हैं, नोड देखने, जो जंक्शन वाले नोड है उसको देखने। तो सर्किट में आपको लगभग 2 ही मिलेंगे, V1 और V2। और V2 का हमेशा क्या करना, आपको ग्राउंड करना। V2 का हमेशा आपको कितना मानना है, 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ये पॉइंट भी 0 है और यहाँ से ये पॉइंट भी 0। ऐसा क्यों माना जाता है, V2 को ग्राउंड क्यों किया जाता है, क्योंकि धारा जो है हमेशा हाई पोटेंशियल से, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो होती है। तो धारा हमेशा V1 से V2 की हो जाएगी। ये ग्राउंड किया है ना, तो यहाँ पे धारा सीधा हो जाएगी, ठीक है। तो V2 का हमेशा आपको क्या मानना है, 0 है। और उसके बाद आपको ये जानना है, अगर सर्किट में करंट शो कर रखी है तो ठीक है, नहीं कर रखी अपनी मर्जी से कहीं भी इस पॉइंट से करंट मान लो आप, इस पॉइंट से धारा का मान मानना है, चाहे इस पॉइंट से बाहर मान लो चाहे इस पॉइंट के अंदर मान लो। अपने मानते हैं कि धारा इस पॉइंट से सभी बाहर ही मान लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से यहाँ गई I1, यहाँ गई I2 इस तरफ और यहाँ गई I3। केसीएल का नियम ये कहता है ना, पॉइंट आने वाली धाराओं का और जाने वाली धाराओं का बीच में जो हमेशा बराबर होते हैं, शून्य होता है। तो इस पॉइंट पे देखो धारा कौन सी, कोई आप धारा नहीं आ रही, आप मान सकते हो ये कोई आ रही थी, ये जो जा रही, लेकिन इसमें दो में धारा निकालनी है आपको। देखो अब देखो इस पॉइंट पे धारा आने वाली कोई है ही नहीं, अपने सारी बाहर मान ली, ये भी यहाँ से जा रही, ये भी यहाँ से जा रही, ये भी यहाँ से जा रही। तो क्या लिखना है अपने को, I1 प्लस में I2 प्लस में I3 सब जाने वाली, आने वाली को है बराबर क्या कर दे, ये आपके आंसर। सबसे पहले क्या करना है, नोड मानना V1 और V2 को हमेशा ग्राउंड करके 0 मानना है, ठीक है। अब V1 पर फर्स्ट नोड पर अपने धारा शो करनी है। अब इस पर आपको धारा सर्किट में आपको दे रखी है, इस पर ये आ रही है, तो आने वाली बराबर जाने वाली करेंगे। और कोई धारा शो नहीं करेगी तो अपनी मर्जी से कोई भी धारा मान सकते हो। तो मैंने इस पॉइंट माना है, इस पॉइंट से भी धारा क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है।
I1 इधर की, I2 इधर की और I3 इधर की। अपने को 2 में निकालना मतलब I2 का मान निकालना। अब सबसे पहले बात करते हैं कि I1 के लिए अपने क्या लिखेंगे। धारा I1 कहाँ से आ रही है, अपने को V1 से V2 की ओर चलना है। V1 ये रहा और V2 ये रहा। अब I1 धारा इधर से आ रही है, ये जाते हो I1 धारा कहाँ आ रही है, इस V1 से आ रही है, यहाँ से होकर V2 के तक पहुंच। I2 धारा कहाँ आ रही है, V1 से लेकर V2 डायरेक्ट के नीचे। I3 कहाँ गई, इस V1 से गई और यहाँ पर V2 से गई। मतलब एक ये पाथ बन रहा है, एक पाथ ये बन रहा है, एक पाथ क्या बन रहा है आपके पास ये बन। तो पहले I1 के लिए लिखेंगे, I1 के लिए अपने क्या लिख सकते, तो स्टार्ट करते हैं I1 के लिए, फिर इसके अंदर करेंगे I1 का मान। जब आप सीख गए तो आपको डायरेक्ट समीकरण बनानी। अब I1 के लिए क्या लिखेंगे, I1 के I1 देखो कहाँ है, V1 माइनस V2, तो V1 माइनस V2 ये डायरेक्ट आपको लिखना है, V1 माइनस V2, ठीक है। अब V1 से चले इधर आए, प्रतिरोध आया, प्रतिरोध को एक बार छोड़ रहे हैं। अब देखो यहाँ से इधर आ रहे थे भाई, तो बैटरी में धारा प्लस से गया माइनस से बाहर, तो माइनस, क्योंकि अपने आउटपुट का तरह लिखना है, सबसे पहले यही लिखा था। आउटपुट में क्या लिखेंगे अपने, माइनस, कितने वोल्ट की बैटरी 12, अपॉन में कितना प्रतिरोध टोटल कर, तो कितना है 4 किलो, टोटल 4। अब V2 का मान तो 0 है, अपने मान रखा पहले, तो क्या लिख देंगे V1 माइनस 12 अपॉन में क्या है 4। तो I1 के लिए अपने क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब I2 के लिए क्या लिखेंगे, अब I2 देखो, I2 कहाँ आ रही है, V1 से V2 डायरेक्ट नीचे आ रही है, तो V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, क्योंकि बैटरी तो है ही नहीं बीच में, टोटल प्रतिरोध कितना है 2, और V2 का मान 0 है, तो V1 अपॉन में 2, ये I2 का लिख दिया। अब I3 के लिए क्या लिखेंगे, अब इधर लिखते हैं I3 के लिए, I3 के लिए क्या लिखेंगे, I3 यहाँ से यहाँ तक आ रही है, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, अब V2 तो 0 होगा तो आपको V2 लिखना ही नहीं होता, ठीक। अब देखो यहाँ से अपने बैटरी का पहले माइनस आया, फिर क्या आया प्लस, धारा प्लस से बाहर निकली है, तो प्लस का लिखेंगे अपने, और 6 वोल्ट की बैटरी। अब हमें टोटल प्रतिरोध कितना 3, तो क्या लिखेंगे I3 के लिए V1 प्लस में 6 अपॉन में 3, तो हमारे पास I1 I2 I3 तीनों पता लग गए, समीकरण में रख दो। अब I1 का मान क्या, V1 प्लस माइनस में 12 अपॉन में 4, प्लस I2 का मान क्या है V1 अपॉन में 2, और I3 का मान क्या है V1 प्लस में 6 बटा में 3 बराबर क्या 0। अब देखो इसका एलसीएम ले लो, अब एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा, 4 3 12, 3 V1 12 3 48, 6 V1 6 2 12 और 6 V1 और 36 बराबर क्या आएगा 0, ठीक है। ये आ गया, या आप एलसीएम लेके कर लेना, 4 3 12, 3 फिर भी 12 12 3 48, ठीक है, 6 2 12 और फिर 6 V1, फिर 6 से गया तो कितना आएगा 6 V1 और 36। अब ये 12 जो है ये तो गुणा होकर 0 हो जाएगा। अब देखो V1 कर लो, ये 3 V1 6 V1 और 6 V1, 6 और 6 12, 12 और 6 12 और 3, 12 और 3 कितने हो गए 15, तो कितने हो गए 15, इसको मिटा रहा हूँ एक बार, ये लिख रहा हूँ ऊपर, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 15 V1, ठीक है। अब देखो प्लस का 36 और माइनस का 48, तो कितने बचेंगे इसके अंदर, माइनस के बचेंगे, 8 में से 6 गए 2 और 4 में से 3 गए तो 1, 12 बच गई बराबर 0। तो V1 का मान निकाल लेंगे 12 अपॉन में 15, तो V1 का मान कितना आया 12 अपॉन में 15, मतलब आपको इस V1 का मान पता लग गया। अब किसी ब्रांच में धारा निकालने अपने निकाल सकते हैं, अपने को इस 2 में निकालना था, 2 में धारा का मान क्या था I2 के लिए समीकरण क्या थी ये थी, ठीक है। अब रख सकते हैं कितना V1 12 अपॉन में 15 अपॉन में 2, तो 6 बटा में 15, ये आपका आंसर आ गया। इसके अपॉन धारा कितनी आएगी 6 बटा 15। अगर आपको इसमें धारा निकालनी थी तो क्या करते हैं आप V1 यहाँ रख देते हैं 12 अपॉन में 4, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर निकालना है, ये समीकरण आपको डायरेक्ट सीखनी है किस तरह से बनेगा। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको डायरेक्ट आपको अब ये नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट समीकरण के नीचे लिखना है क्या लिखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, आई होप कुछ समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करने से आपको और भी समझ में आया। और क्वेश्चन करते हैं हमने, अब आपको दिया है एक बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी, 3 ओम का प्रतिरोध, 6 ओम का प्रतिरोध, 9 ओम का, 3 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे। आपसे पूछा 6 ओम में धारा का मान बताओ क्या होगा,
6 ओम में धारा का मान बताओ क्या होगा इस तरह से। तो आप आएगा मान लो पहले ये है अपने पास V1 है और ये अपने पास क्या है V2 का मान हमेशा क्या होगा 0, ये आपको बताना है। अब धारा को भी मान लो अपनी मर्जी है, मैं अब आप इस पॉइंट पर आने वाला धारा क्योंकि बैटरी दिख रही है तो आप मान लो यहाँ आ रही है I1, इस पॉइंट पर आ रही है I1 और यहाँ से I2 जा रही है और I3 जा रही है। आने वाली धारा कौन सी है I1 और जाने वाली कौन सी है I2 प्लस में I, ये आपके पास समीकरण, कोई दिक्कत नहीं। आप कैसे मान लो, मैंने ऐसे मान लिया, ठीक है। अब देखो अपने पास अब चल रहे कहाँ से हमें धारा इस तरफ चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो इस तरफ से आ रही धारा तो पहले क्या आएगा V2 माइनस V1, V2 माइनस, अब देखो आप इधर भी चलो उससे पहले मानो, आप इधर मान लो चाहे इधर मान लो, आपको ऐसे समझाता हूँ कि यहाँ से धारा अंदर की तरफ मानो, सारी अंदर की तरफ मानो, ठीक है। ये छोड़ो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। धारा I1 प्लस में I2 प्लस में I3 बराबर का करो 0, धारा तो वही सेम ही आएगी। इस पॉइंट से धारा बाहर मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाहर आएगी तो देखो V1 माइनस V2 कर, I1 के लिए क्या लिखेंगे अपने V1 माइनस V2, तो V1 माइनस V2 तो नहीं करते अपने, तो 0 आया V1। अब इधर से धारा आई तो ये प्लस और यहाँ पर माइनस, तो माइनस का क्या आया 6 अपॉन में टोटल प्रतिरोध आएगा 3। I1 के लिख दिया अपन V1 माइनस V2 का 0 था लिखा नहीं मैंने, तो V1 माइनस का 6 अपॉन में 3 प्लस I2 लिख रहे हैं, I2 क्या आएगा यहाँ आएगा तो V1 माइनस V2 अपॉन में 6, तो V1 अपॉन में क्या आएगा V2 का मान 0 तो उससे लिख दिया। अब I3 क्या लिखेंगे इधर से लिखेंगे अपने, ठीक है। तो V1 माइनस V2 तो है ही नहीं 0 है, तो अपॉन में क्या करते हैं 3 बराबर का करते हैं 0। अब एलसीएम आएगा 6, ठीक है। अब 3 में 6 2 V1 6 2 12 और ये V1 और 2 V1 बराबर 0, ये तो 0 हो गया। अब 2 V1 और ये 2, ये भी 2 और 3 और 2 5 V1 और माइनस का 12 यहाँ पर प्लस का 12 हो जाएगा, तो V1 क्या आएगा 12/5, तो ये V1 का मान है। अब आपको धारा निकालने दी 6 ओम के अंदर, 6 ओम में धारा कौन सी I2 के लिए क्या निकाला मैंने V1/6, तो क्या लिख देंगे I2 बराबर V1/6, ठीक है। अब कर लो आप 6 12/5 इंटू में 6 6 तो 12 2/5 एम्पीयर, इसमें करंट कितनी आएगी 2/5, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। कल इस पर अपने न्यूमेरिकल और भी करेंगे, तो आपको 2-3 न्यूमेरिकल और लेके आऊँगा अलग किस्म के, तो अपने और भी समझेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, अपनी किताबों में इसको करने की कोशिश करिएगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको डाल सकते हैं। बाकी कल अपने नोट विधि पर और कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल करेंगे 2-4 जो आपको समझ में आ जाएंगे। और तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार से अपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करें। चैप्टर खत्म होने के बाद पूरे न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस की जाएगी। कल अपने पढ़ेंगे नोट विधि पर कुछ और अन्य टाइप के न्यूमेरिकल जो बनते हैं, जिसको अपने जल्दी से हल कर लें तो समझेंगे इसको। तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।